नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के आगाज जिस तरीके से हो चुके हैं और उसके बाद से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, ये बेहद ही भयावह और चिंताजनक है। बीते एक सप्ताह से मिडिल ईस्ट जंग के भीषण युद्ध में है और इस जंग में दो किरदार हैं, एक जहां इजराइल तो दूसरा ईरान। लेकिन जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी प्रस्ताव की अनदेखी की है, खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुलकर बोल दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। मुमकिन है कि आने वाले समय में अमेरिका भी इजराइल की ओर से युद्ध में शामिल हो सकता है। ट्रंप के ईरान को धमकी के बीच इजराइल ने ईरान पर जमकर हमला बोला है। इजराइल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाके भी सुने गए। उधर ईरान ने भी देर रात इजराइल पर ढेरों मिसाइलों से हमले किए, जिसके चलते पूरे इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। हालांकि इजराइल ने यह कहा है कि उसने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में दोनों देशों के बीच मिसाइलों और ड्रोन से हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने पहली बार सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया और अब तक कुल 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जिस तरह मिडिल ईस्ट में जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है, मुमकिन है कि इसके जद में और भी कई देश शामिल हो सकते हैं। जिस तरह खामेनेई ने ट्रंप के प्रस्ताव पर सरेंडर से इनकार कर दिया, तो ऐसे में अमेरिका के जंग में शामिल होने से आशंका है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। तरीके से महायुद्ध के मुहाने पर है, क्योंकि जिस तरह ईरान और इजराइल के बीच अब तक जंग जारी थी, लेकिन इस बीच अब एंट्री डोनाल्ड ट्रंप की भी बताई जा रही है, क्योंकि ये खुली चेतावनी एक तरीके से अमेरिका को भी है और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो खुला समर्थन अपना इजराइल को देगा। ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री जल्द होने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं अब सामने आ रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने की पूरी तैयारी अपनी ओर से कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अमेरिकी अधिकारी इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही कई ऐसे न्यूज एजेंसीज जो इंटरनेशनल तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी ओर से भी दावे किए गए हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी भी वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने का एक और मौका दे रहे हैं। इसी के चलते अभी तक हमले के लिए ट्रंप ने फाइनल कॉल नहीं दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल बीते दिनों ही ईरान की ओर से न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी और जिसको लेकर के इजराइल ने खुले तौर पर कहा था कि ये हम होने नहीं देंगे, जिसके बाद से ईरान ने भी सुर में सुर मिलाए थे इजराइल की इस बात को लेकर के और उसके बाद से महायुद्ध की शुरुआत इन दोनों देशों के बीच में हो गई, क्योंकि इजराइल ने जहां धावा बोला ईरान को, क्योंकि सीधे तौर पर अगर न्यूक्लियर टेस्ट ईरान की ओर से कर लिया जाता है तो आप ऐसे में समझिए कि स्थिति कितनी भयावह इजराइल के लिए भी हो सकती है, जिस वजह से इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग में सफल हो। तो देखिए, हम आपको एक एक करके ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके से युद्ध के मुहाने पर जहां दोनों देश खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी एंट्री होने की संभावनाएं हैं। देखिए, जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि मिडिल ईस्ट में जहां महायुद्ध की तस्वीरें आपको इन दिनों देखने को मिल रही है, तो ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से जंग जारी है। दूसरी तरफ इजराइल ने शुरू किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान पर 200 फाइटर जेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और 14 ईरानी वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा कमांडरों की इसमें मौत होने की पुष्टि की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अब तक तकरीबन 600 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका दावा भी किया है ईरान ने। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि ट्रू प्रॉमिसेस
2 promises 3 नाम से ईरान का जोरदार पलटवार भी सामने आया। तो फिलहाल ईरान ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का काम किया। ईरान के जवाबी हमले में 24 इजरायली लोगों की मौत भी हुई है। ईरानी हमलों से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचा है। ईरान का 3 इजरायली F-35 जेट गिराने का भी दावा है, जबकि इजरायल का ईरान के 3 तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया गया था। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से धू करके वो ऑयल डिपो जलता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे। ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजरायल का यह बड़ा हमला माना जा रहा था। ईरान का इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ और ईरान से 600 से ज्यादा विदेशी अजरबैजान के रास्ते निकाले गए थे इस दौरान। और सिर्फ यहीं तक नहीं, यह भी बताया गया कि 21 मुस्लिम देशों ने इजरायल के हमले की आलोचना की थी, यानी जो कदम इजरायल की ओर से उठाया गया उसे पूरी तरह गलत बताया गया था। तो फिलहाल देखिए, लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ईरान और इजरायल के बीच जो इस वक्त जंग जारी है, ऐसे में अभी भी ईरान जहां अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कई वीडियोस इस वक्त ईरान की ओर से भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि हम अपनी तरफ से 3 साल तक के लिए युद्ध लड़ने को पूरी तरह तैयार है। इतने वेपन्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तो वहीं देखिए, ईरान में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। करज एयरपोर्ट पर भी इजरायल की बमबारी देखने को मिली है। IDF हमले में भारी नुकसान की खबर है। तो 3 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं और परचीन में भी इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई। ईरानी मिलिट्री पोस्ट पर बारूद की बौछार की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि IDF हमले में भारी नुकसान, 3 हेलीकॉप्टर तबाह हुए और इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार इजरायल की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी हम पूरी तरह डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और जो फैसला हमने लिया था ईरान के खिलाफ, ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ देता। लेकिन अब देखिए, दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरीके से इस बात को लेकर के तैयार है कि चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूक्लियर टेस्टिंग तो होके रहेगी। तो ईरान में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है और इजरायल की ओर से अलग अलग तरीके की मिसाइलें दागी जा रही है। इस बीच ये खबर सामने आई कि IDF हमले में भारी नुकसान हुआ है, 3 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। परचीन में भी इजरायल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। ईरानी मिलिट्री पोस्ट पर बारूद की बौछार भी की गई है। ये उसी दौरान की तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, जो अलग अलग जगहों के जो बेस कैंप्स बताए जा रहे हैं, ईरान के ऑन बेस कैंप्स को इस वक्त चुन चुन करके निशाना बनाने का काम इजरायल की ओर से किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते कि इजरायल पर ईरान का जोरदार हमला देखने को मिला है। मध्य तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया और मिसाइल हमले से तेल अवीव पूरी तरह दहल उठा। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। तो ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है। ईरान और इजरायल दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि कैसे सबसे पहले तो जहां रूस यूक्रेन के जंग के साथ में शुरुआत हुई थी और उसके बाद भी कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट कहीं इसमें ना इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इजरायल और गाजा पट्टी पर जिस तरीके से हमास के साथ में उसकी जंग की शुरुआत हुई और अब इस बीच इजरायल की जंग ईरान से शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ईरान की ओर से जो मिसाइलें तेल अवीव पर दागी गई थी और ये उसके बाद की सामने आई तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह इजरायल को भी इस बार भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की भयावह स्थिति इससे पहले इजरायल ने कभी देखी नहीं थी, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी तस्वीर को देख करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं, ये माना जा रहा है कि जो पहले तक इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी कहा जाता था कि पूरी तरह मुस्तैद है एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरीकों के हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह काम कर रही है। एयर डोम खासतौर पर चर्चाओं में हमेशा से इजरायल का रहता है, लेकिन वो एयर डोम क्या पूरी तरह फेल हो चुका है? क्योंकि इजरायल में इस वक्त कई जगहों पर बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल
जहां इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, उसके आर्मी कैंप्स को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की ओर से इजराइल पर खासतौर पर उन जगहों पर हमला किया जा रहा है जो कि रिहायशी इलाके हैं, जहां आप ये समझिए कि अगर बहुत तादाद में लोग रह रहे हैं, सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज पर हमला किया जाए तो वहां कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। और दो देश के बीच में जब युद्ध की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है, मासूम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो इस वक्त आम लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान और इजराइल के इस युद्ध में इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकता है। और हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी वाजपेयी जी, पूर्व एयर मार्शल हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके के हालात इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, सर क्या पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जैसा आपने अभी देखा है कि अमेरिका ने इस लड़ाई में अपना सहयोग देने का निर्णय कर लिया है और वो भी आ गया है। ये लड़ाई निर्णायक फैसले पर पहुंचेगी, मगर अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दोनों ही पहलवान ईरान और इस्राएल के साथ अमेरिका बिल्कुल तय कर चुके हैं कि ये युद्ध निर्णायक होगा जब तक ईरान जो है अपना ये परमाणु बम का जो उसका निर्णय है जब तक वो समाप्त नहीं करता है तब तक युद्ध जारी रहेगा। तो लगता है अभी थोड़ा समय और लगेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि दोनों पहलवान जब आते हैं बॉक्सर, उनमें से जब तक एक धराशायी नहीं हो जाता है तब तक युद्ध चलता रहता है और अभी भी युद्ध चलता रहेगा। थोड़ा अंतर ये है कि इसमें और कौन कौन से खिलाड़ी ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, क्योंकि उसकी भी संभावना है। ईरान के साथ जो पहले लोग शामिल थे पहले वो तो नहीं है, परंतु वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि अमेरिका और इस्राएल का मिल करके स्वयं अकेले से कोई लड़ाई युद्ध कर सके। इस प्रकार ईरान जो है मतलब अभी जो लड़ रहा है उसके पास काफी शस्त्रास्त्र हैं और वो कोशिश कर रहा है कि इस्राएल को नेस्त नाबूद कर दे। अभी आपने जैसा बताया कि वो जो आबादी वाले इलाके हैं उन पर वो आक्रमण कर रहा है और ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि जनरली लड़ाई में जो रिहायशी इलाके होते हैं उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। उनके टारगेट केवल मिलिट्री और उनके जो क्षमता है लड़ाई लड़ने की उन संसाधनों पर आक्रमण करने की होती है। परंतु जिस प्रकार से ईरान ने तय कर लिया है, वो जानता है कि इस्राएल की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो उस पर आक्रमण कर रहा है। उनके यहाँ तो इस्राएल में करीब करीब सभी जो हैं लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी रिजर्व फोर्स भी आ जाती है और जो और लोग भी लड़ने वाले हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। तो उसकी एक कोशिश है ईरान की कि उनकी क्षमता जो है वो कम कर दे। अब इसी वजह से उसने इराक के जो रिहायशी इलाके हैं उन पर आक्रमण कर रहा है और ये एक लड़ाई के बिल्कुल विरुद्ध है नियमों के। ऐसा कोई करता नहीं है, मगर अब चूँकि उसने कर दिया है तो उसका भी निर्णय होगा। आपने देखा होगा इस्राएल अभी तक कोशिश यही करता रहा है कि उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या मिलिट्री पर्सनल हैं उनके ऊपर आक्रमण करे, जो आम जनता है उसके ऊपर कोई आक्रमण न करे। क्योंकि इसमें होता ये किसी भी लड़ाई में आम जनता पिसती है। यहाँ पर इस्राएल ने पूरी सावधानी बरती है और ईरान ने बिल्कुल उसका उल्लंघन किया है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और जैसा आपने बताया कि इस्राएल की क्षमता पर लड़ने की कुछ कमजोरी आई है, जिस प्रकार से उसने उसके मिसाइल के अड्डों को नष्ट कर दिया है ईरान ने, परंतु फिर भी अभी इस्राएल में काफी ताकत है और लड़ने की ताकत में है। और अमेरिका का साथ जब आ गया है तो ये लड़ाई जैसा बताया मैंने कि निर्णायक होगी,
समझौता करने की कोई संभावना मुझे तो नजर नहीं आ रही है। जी पर शायद कोई अगर ऐसा आश्चर्य हो जाए। सर, क्या हम ये मान कि सकते हैं कि समझौता करने की उम्मीद इस वजह से भी नहीं नजर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट में भी इसमें देखा जा रहा है। ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। अमेरिका के आ जाने से और अमेरिका का जो आप लोग देख रहे हैं कि शुरू से ही वो ईरान से कह रहा है कि आप परमाणु क्षमता जो है वो आप बंद करो, आप परमाणु मत बनाओ। और ईरान कह रहा है कि हम डिटरमिन्ड हैं, हम निश्चय कर चुके हैं और हमें जरूर बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब तक ये दोनों के जो विषय हैं उन पर समझौता नहीं होता है, और समझौता होना जैसा लग रहा है कि अभी संभव नहीं है जब तक दोनों पहलवान धराशायी न हो जाएं। परंतु अमेरिका की क्षमता जो है लड़ने की वो ईरान से कहीं अधिक है। और ईरान और इसराइल, क्या नाम है, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर जब आक्रमण करेंगे तो आप देखेंगे क्या इसके परिणाम होते हैं, कहाँ कहाँ नुकसान होता है ईरान का, और ईरान कब घुटने टेकता है ये देखने की बात है। या इसराइल घुटने टेकता है या समूल नष्ट हो जाता है। परंतु इसराइल को आपने देखा होगा पहले भी कि वो अपना निश्चय जो कर देते हैं उसको पूरा करने की में क्षमता रखते हैं, और अभी भी उनके अंदर क्षमता है। तो निश्चयात्मक जड़ शक्ति उनकी जो है वो बहुत ही अधिक है और बराबर लड़ते रहेंगे। अमेरिका के साथ अब आ गया है तो ईरान पर आक्रमण दोनों मिलकर के करेंगे। अभी आपने देखा होगा पानी वाला लड़ाकू जहाज इनका ऑलरेडी पहुंच चुका है और उस पर जो मारक क्षमता है वो बहुत अधिक है। इस तरह से आप देखेंगे कि अभी निर्णायक की स्थिति में पहुंचने की जल्दी नहीं है, अभी लड़ाई होगी। और जब तक ईरान का काफी कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, इसराइल का तो पहले ही हो चुका है काफी कुछ, और ईरान का जब तक समूल नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये अमेरिका और इसराइल शांत होने वाले नहीं हैं। लेकिन सर, सवाल इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जब एक और खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं ट्रंप, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम देश वो भी एकजुट होकर के ये कह रहे हैं कि जो इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की वो पूरी तरीके से गलत था, हम उसके विरोध में खड़े। लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं कह रहा कि अमेरिका भी तो खुले तौर पर समर्थन दे रहा है इजराइल को। अगर वाकई वो गलत है तो फिर गलत का साथ देना भी तो गलत हो जाता है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं कह रहे लोग, नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका और इसराइल दोनों का है निर्णय था कि इनकी जो बम बनाने की क्षमता है उसको हम खत्म कर देंगे, और वही कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने भी जो इससे कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि इसका कोई और ज़्यादा बढ़ाव हो एटम बम वगैरह का, न्यूक्लियर बम का, और इसकी क्षमता जो है क्या नाम उसको बम बनाने की वो समूल नष्ट करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ तक इनका सवाल है न्यूक्लियर एनर्जी का, बिजली पैदा करने के लिए और भी जो सिविल एप्लीकेशंस हैं उनमें उसको इस्तेमाल करने के लिए वो तो ठीक है। बाकी बम बनाने की क्षमता जो है वो बिल्कुल ही नष्ट, और जो एनरिचमेंट कहलाता है जो इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके एनरिचमेंट को समाप्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। और जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक युद्ध जारी रहेगा। और हम नहीं जानते हैं कि शायद कोई ही देश इनके समर्थन में आवे। इसके अलावा जो लोग पहले ही शामिल हैं मुस्लिम देश, परंतु और जो सऊदी अरेबिया हुआ, इराक हुआ, और इराक तो खैर है ही है पहले बीच में, उधर के जो नीचे वाले कतर वगैरह, और तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे, खाली मॉरल सपोर्ट और मॉरल उसकी आलोचना जो है वो करते रहेंगे। परंतु शायद हमारी ऐसा विचार है कि वो शायद युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सर, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है वो अभी तक निश्चय नहीं है। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान का साथ न दे, परंतु ईरान अभी पाकिस्तान जो है ईरान का साथ दे रहा है, और जब तक वो नहीं बंद होगा तब तक वो पाकिस्तान को भी कोशिश कर रहा है बराबर कि वो मान जाए। और जिस प्रकार से आज अमेरिका ने देखा कि व्हाइट हाउस में मुलाकात करने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया था। जी, तो सर इस बारे में मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि दो तरीके की बातें चल रही है। एक और जहां पाकिस्तान अपना समर्थन ईरान को देने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी इस बारे में कोशिश लगातार जारी है कि पाकिस्तान का समर्थन ना मिले, वो पाकिस्तान से पहली बात करके डील कर ले। दूसरी तरफ एक और थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस पर पूरी तरह कंट्रोल अमेरिका करता है और अमेरिका उन एयर बेसेस का इस्तेमाल करेगा ईरान पर हमले करने के लिए।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो मुनीर को बुलाया है हमारे राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो इसीलिए बुलाया है कि उनको जिस प्रकार से उनकी आलोचना हुई और उनका अपमान हुआ अमेरिका में, थोड़ा उसको शांत करने के लिए, और उसको उन्होंने लंच पर बुलाया आज। और पाकिस्तान तो उसके संरक्षण में यही है पूरी तरह से। अमेरिका के जो हथियार थे, जब हमारी हमने उसको समझाया था, उनके जो ठिकाने थे आतंकवादियों के नष्ट किए थे, उस समय पर एक हमला इनके कुछ एक बेस पर हुआ था, और जिस बेस पर उनके, जैसा बताया जा रहा है कि इनके परमाणु शस्त्र वहां रखे हुए थे, तो उस पर इतना हमला नहीं हुआ, नहीं तो काफी कुछ रेडिएशन फैल जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो गया, बच गया। तो पाकिस्तान का संरक्षण तो अमेरिका कर ही रहा है बराबर और करेगा। खाली इतना जरूर, जैसा आपने बताया, कि उनके बेसिस का इस्तेमाल अभी तक उसने नहीं किया है और वो करने के फिराक में है। इसी तरह से मुनीर को समझाने के लिए वो पूरा प्रयासरत है, और हमें पूरा विश्वास है कि अमेरिका मान जाएगा। जिस प्रकार से मुनीर का उनका आचरण है, उनका व्यवहार है, हम समझते हैं कि वो इनके प्रस्ताव को मान लेंगे और वहां से भी वो हमले करने में सक्षम हो जाएगा। वैसे उसका जो समुद्री पोत वहां पर है, लड़ाकू जहाज, उससे भी काफी कुछ मदद मिलेगी। एक्चुअली वो तो मुख्य इनका लड़ाई का एक जरिया ही है। इनके जो युद्ध पोत हैं, वहां से वो बराबर जहां कहीं भी हमला करना होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और जहां कहीं अपने उनके देश के बाहर लड़ाई होती है, और ज्यादातर वो बाहर ही लड़े हैं, स्वयं तो बहुत कम शामिल हुए इक्का दुक्का लड़ाई में, बाकी वो बाहर से ही लड़ते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं लोगों को, जैसे अभी भी कर रहे हैं इस्राइल को सपोर्ट। तो पाकिस्तान का भी वो सपोर्ट स्वयं चाहते हैं ताकि वहां से भी स्ट्राइक कर सकें ईरान पर, और उससे बड़ा आसान हो जाएगा। सर, अभी हमने ये देखा है कि इजराइल भी कहीं ना कहीं सीरिया का एयर स्पेस भी यूज़ कर रहा है, और जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले ही खबरें सामने आई थी कि ईरान में मोसाद का हेडक्वार्टर था और ईरान के अंदर ही अपना हेडक्वार्टर मोसाद बना लेता है, वहां पर ड्रोन्स को डेवलप करने का काम करता है, वहीं के लोगों का इस्तेमाल वो करता है उन ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद से ईरान पर ही हमले वहीं से किए जाते हैं। तो सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इजराइल के लिए है। दूसरी तरफ जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान ये दावा करता है कि अभी तक जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन आगे आने वाले 3 सालों तक हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास इतना वेपन्स मौजूद है, हमारे पास गोला बारूद भी मौजूद है, हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, दिक्कतें नहीं है। तो सर, अगर दूसरे देश इसका साथ नहीं देते, क्या वाकई अपने दम पर अमेरिका और इजराइल दोनों को जवाब देने में कामयाब होगा ईरान? संभवतः नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आपने देखा होगा, मोसाद एक बड़ी ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लोग बहुत घबराते हैं। विश्व में उसकी एक अपना है, अस्तित्व है, और लोग जानते हैं कि जिस ढंग से उसने ईरान में अपना ब्रेक थ्रू किया है, जितने कमांडर्स का और साइंटिस्ट की जो स्ट्राइक हुई, जिनके ऊपर जिनकी हत्या हुई है, वो मोसाद का ही बड़ा भारी काम था। उनको पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना, वो काफी तरह से इंटरेस्ट है उसके अंदर। और आप जानती हैं कि आज के दौरान में जिस प्रकार से लोग बिक जाते हैं, उनके यहाँ भी, ईरान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो लालच में यहाँ का भेद बता देते हैं। तो मोसाद इस मायने में बहुत ही सक्षम है, और इस प्रकार से वहाँ पर काफी इंटरेस्ट है, और इसलिए ईरान के लिए और भी कठिन हो जाएगा। और जहाँ अमेरिका को विभिन्न तरह के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ ईरान पर स्ट्राइक करना आसान हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इसराइल इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, चाहे रनवे हो, चाहे उनके साजो सामान का अड्डा हो, भंडार हो, तेल के भंडार हो, उन्हीं अड्डों पर वो हमला कर रहा है। मगर हाँ, इतना जरूर ध्यान रख रहा है इसराइल और अमेरिका दोनों ही कि जो नागरिक जहाँ लोग बसे हुए हैं रिहायशी इलाकों में, उन पर हमला नहीं हो, ताकि आम जनता का नुकसान न हो। इस तरह का ध्यान बराबर रख रहे हैं वो। परंतु जैसा बताया मैंने, ईरान जो है वो इसका पूरा उल्लंघन कर रहा है। और वो तो सर, ये तो फिर जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन हुआ ना, क्योंकि उसमें तो कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हर युद्ध के लिए पहले से तय थे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जब सिचुएशन हुई तो हमने देखा कि जिनेवा कन्वेंशन को लागू किया गया, लेकिन कोई देश युद्ध की स्थिति में आने के बाद से इसे मानता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर, इनके लिए क्या आगे आने वाले समय में कोई सजा का प्रावधान होगा?
अब आप देखती हैं कि जिनेवा के जो कन्वेंशंस हैं उसका पूरा उल्लंघन हुआ है जी और ज्यादातर ईरान द्वारा हुआ है। जी जिस प्रकार से वो उन लोगों को और उनके जो पीओडब्ल्यूज हैं, प्रिजनर ऑफ वार, उनको वो तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है, वो भी एक उल्लंघन है। उसका ट्रायल भी नहीं होता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। अभी रिपोर्ट आई थी जैसे कि ईरान में उसने भी एक उनके पीओडब्ल्यू को खत्म कर दिया। तो ये तो उल्लंघन है, पूरी रूप से उल्लंघन है। अब आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है, ये तो एक अलग विषय है जिस पर अलग चर्चा होगी कि उसकी क्या क्षमता है, किस तरह की बॉडी रह गई हो, क्या उसके जो उद्देश्य थे शुरू वाले, क्या उनका पूरा प्रतिपालन हो रहा है, लोग उनको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि उसका बराबर उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो पता लगेगा। आप स्वयं देख रही हैं कि किस प्रकार से वो सक्षम है या बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से जो जिनेवा कन्वेंशन हुए हैं, तमाम कन्वेंशंस का उल्लंघन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ही नहीं मान रहा है। पाकिस्तान और हमारे बीच जो लड़ाइयाँ हुई थी 65-71 की, उनके जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनके विषय में कोई सूचना दे ही नहीं रहा है और कितने बरसों से वो उसमें उनकी जेलों में बेचारे परेशान हैं, बंद हैं। और वो बल्कि हमने तो इतना एक तरह का उल्लंघन तो बहुत दूर रहा, हमने उनके 93,000 जो उनके 90,000 जो उनके सैनिक को हम लोगों ने पकड़ा था, उनको वहाँ पीओडब्ल्यूज को वापस ससम्मान भेज दिया था जी। तो हम लोग तो बराबर उसका पालन करते आ रहे हैं, मगर कुछ राष्ट्र ऐसे हैं तो जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान और ईरान के विषय में आप अभी देख रही हैं कि ईरान जो है उसने पूरा उल्लंघन किया है। नागरिक रिहायशी इलाकों पर हमला करना पूरा वर्जित है जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत। केवल जो अड्डे जो हैं इसके लड़ाई वाले, जहाँ पर साजो सामान है, पेट्रोल बम्स हैं और जहाँ पर इनके हथियार रखे हुए हैं उनका भंडार और उनके मिसाइल के अड्डे, इस तरह से वहाँ हम आक्रमण करना तो एक जायज़ है और वो तो जिनेवा कन्वेंशन का कोई उसमें उल्लंघन नहीं है। ठीक है, परंतु जो उल्लंघन कर रहा है जिनेवा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और अगर कहीं रिटेलिएट किया अमेरिका और इजराइल ने तो शायद बड़ी भीषण तरह इसके परिणाम होंगे। ठीक है सर, यूनाइटेड नेशंस तक ये मामला जाए इसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन सर एक सवाल जो अक्सर आम लोगों के जहन में भी आता है जब वो युद्ध को लेकर के खबरें सुनते हैं और जब न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात आती है, न्यूक्लियर बम बनाने की बात आती है, उसके डेवलपमेंट्स को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। हमने हर बार देखा है, चाहे जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्टिंग जब बहुत पहले शुरू की थी उस दौरान भी अमेरिका की ओर से इसमें भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने तभी भी उस न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था और उसके बाद से हमारे पास परमाणु बम पूरी तरह तैयार हो गया, हम परमाणु देशों की लिस्ट में शामिल हो गए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अब जब वही स्थिति आज ईरान के साथ भी हो रही है, ईरान अगर खुद में सक्षम है ऐसे न्यूक्लियर बम को बनाने में अपनी देश की सुरक्षा के लिए, तो सर ये गलत क्यों हो जाता है या अमेरिका हर किसी की खिलाफत क्यों करने लगता है? ये आम जनता को अगर हम आसान भाषा में समझाना चाहें तो सर आप कैसे ब्रीफ करेंगे इस बात को? उस पर ईरान जो है संधि करने के लिए भी तैयार नहीं। संधि के कुछ क्लाजेज हैं और ईरान जो है उससे बराबर मना कर रहा है। परमाणु बम बनाना तो दूर रहा, संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का प्रस्ताव पहले यही था कि तुम संधि पर हस्ताक्षर करो, परमाणु जो उसके विषय की है, परंतु उसने ये नहीं माना। ठीक है, हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया और आपने देखा होगा कि हमने जहां एक और कहा है कि हम पहला आक्रमण नहीं करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे, परंतु हाँ रिटेलिएटरी मूड में हम जरूर आक्रमण करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि हमें कोई ऐसा हम नियम मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारत जहां एक और सभी नियमों का पालन कर रहा है, यहाँ पर भी बनाई सुरक्षा के लिए, हमने जो बनाया अपनी सुरक्षा के लिए बनाया और हमने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उनका जो नियम है उनका सबका पालन कर रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में पहुंचेंगे, वहां जाएंगे, तो हमें तो लगता है, हमारा जो व्यक्तिगत विचार है कि यूनाइटेड नेशंस आज एक टूथलेस बॉडी है, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी को मना कर सके। खाली शब्दों में बोल सकती है, बता सकती है, एडवाइस कर सकती है, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। जब से उसकी स्थापना हुई है
तब से उसकी यही रोल रही है, और उसी कारण उसको सहायता भी नहीं मिल रही है, उसके फंड्स भी कर्टेल हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमें समझे कि तो एक ऐसी बॉडी है कि जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ठीक है सर, मैं आपके पास सर लौट रही हूँ, कुछ और भी सवालों के साथ लौटूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को यह खबर बता दें कि ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के यह खबर है, जंग में पाकिस्तान की एंट्री का बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान की मदद के सबूत सामने आए हैं। पाक पर संवेदनशील जानकारी पहुंचाने के आरोप है। यूएस के साथ ईरान की जानकारी साझा करने का आरोप पाकिस्तान पर लगा है। तो फिलहाल देखिए, यह बड़ी खबर है, बताया जा रहा है, दावा किया गया है कि पाकिस्तान पीठ पीछे दोबारा से ईरान के ऊपर खंजर घोंपने का काम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो लंच के लिए निमंत्रण भेजा गया था आसिम मुनीर को, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि शायद ये गोपनीय जो बैठक होनी है, जो मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में, कुछ जानकारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ही यह खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के एयरबेस का और एयर स्पेस का दोनों का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, और अब पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी कर रहा है अमेरिका। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग के बीच ये खबर है, अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दावा किया है, ईरानी विदेश मंत्री कर सकते हैं ट्रंप से मुलाकात। खामेनेई ने पहले बातचीत से किया था इनकार, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर के ईरान के विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। तो ट्रंप इस तरह की बात पहले ही कह चुके हैं, जबकि खामेनेई अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर चुके हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या वाकई ये मुलाकात होगी या नहीं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है। दरअसल अब तक किसको कितना नुकसान हुआ है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, 13 जून से ईरान और इजराइल में जंग की शुरुआत हुई, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। और इसके साथ साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन मिसाइलों को जो लॉन्च किया गया था, इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई थी। और एक एक करके ये हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इजराइल में 24 लोगों की जहां मौत हुई थी, 800 के तकरीबन लोग घायल बताए जा रहे थे। इजराइल ने ईरान पर सैकड़ों ड्रोन अटैक किए। ईरान में 18,766 डैमेज का दावा किया गया था, तो वहीं ईरान में लगभग 600 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 3,800 लोगों को ईरान में घरों से निकाला गया है। यानी कि आप ये सोचिए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना चाह रहे हैं। और इस बार का सबसे भयावह, पहली बार कहा जा रहा है ईरान में इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईरान से लोग पलायन करना चाह रहे हों, क्योंकि एक्सोडस की जो तस्वीरें सामने आई है, यानी कि पलायन की जो तस्वीरें सामने आई है, लोग गाड़ियां लेकर के सड़कों पर जब उतरे तो पूरी तरीके से रोड्स ब्लॉक हो गए। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना चाहते थे, वो अपने परिजनों की सुरक्षा करना चाह रहे हैं। यानी ईरान के लोगों के अंदर भी डर का माहौल है, जब से खबर सामने आई है कि अब इजराइल के समर्थन के लिए अमेरिका भी आ चुका है। और अगर ये वाकई महायुद्ध में तब्दील हो चुका है, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इजराइल और अमेरिका अगर दोनों मिलकर वार करते हैं, तो फिर ईरान के लिए ये बहुत ही भयावह तस्वीर निकल कर आ सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। ईरान ने बातचीत के लिए देर कर दी है। तो देखिए, एक और जहां अब यह खबर सामने आ रही थी कि ईरान की ओर से हामी भर दी गई है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ट्रंप से एक बार फिर मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जबकि पहले खामेनेई ने इनकार किया था। लेकिन अब ट्रंप की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बातचीत करने के लिए देर कर दी है। मैंने व्हाइट हाउस आने का सुझाव दिया था,
ईरान के लिए अगला हफ्ता निर्णायक होगा। तो फिलहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि क्या युद्ध विराम होगा नहीं होगा अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ट्रंप बातचीत के इरादे में नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इस युद्ध की स्थिति को लेकर सुनवाते हैं आपको। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. तो देखिए, जंग के बीच इजरायल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक किया है। तो फिलहाल जानकारी आपको बता दें कि फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक कर लिया है और मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही उसे मार गिराया गया है। तो जंग के बीच इजरायल की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजरायल की ओर से जिस तरीके से ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक किया गया, मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही उसे मार गिराया गया। इजरायल की ओर से हमले में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा, ये आईडीएफ का कहना है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स भी लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं और ऐसे में आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि हमले में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहता इजरायल, ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है। और उसी स्थिति में इस वक्त ये कार्रवाइयां इजरायल की ओर से जारी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बार बार ईरान इस वक्त कर रहा है और कई ऐसे इलाकों को निशाना बना रहा है जो कि वहां आम लोग रह रहे हैं और उन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं जिसमें कि कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि इस वक्त भारी तबाही तल अवीव में भी देखने को मिली है। तो ये पहली बार इजरायल के लिए भी ऐसा मौका है जब इतनी भारी तबाही देखने को मिली हो। हालांकि इजरायल अभी भी इतना नुकसान होने के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल का साफ तौर पर यह कहना है कि जैसा हमने पहले भी कहा था कि कभी भी कोई युद्ध की स्थिति होती है तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अब क्योंकि इजरायल को साथ अमेरिका का भी मिल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये जरूर मान सकते हैं कि इजरायल अपने आप को और मजबूती के साथ इस युद्ध में देख रहा है और ईरान कभी भी घुटने टेक सकता है, ये इजरायल को महसूस हो चुका है। और इसी वजह से इजरायल अभी भी पीछे हटने को लेकर के विचार विमर्श करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, ईरान और इजरायल की सीमाएं आपस में नहीं लगती हैं, बावजूद इसके दोनों जाने दुश्मन एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और इसमें दो तरह के हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला फाइटर जेट और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायल की ताकत अमेरिकी F-35 फाइटर जेट है, वहीं ईरान को अपने मिसाइल पर इतना गुमान है कि यही वजह है कि ईरान जंग की शुरुआत से अब तक इजरायल पर 400 से ज्यादा मिसाइलों की बौछार कर चुका है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके इनसे जुड़ी और ज्यादा डिटेल्स हम दिखा और बता देते हैं कि कैसे ईरान की मिसाइलों की जो ताकत है वो किस कदर है। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल की बात करें तो ठोस ईंधन वाली इसे मिसाइल माना जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान आज से नहीं कर रहा है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 1500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है और इसके अलावा 20 मीटर की सटीकता के लक्ष्य को यह पूरी तरह भेद सकता है और इसी वजह से खैबर शिकन का इस्तेमाल इन दिनों ईरान की ओर से इजरायल पर लगातार किया जा रहा है और कई तरह के लॉन्चर का इस्तेमाल भी इस वक्त ईरान की ओर से किया जा रहा है। तो देखिए, कौन कौन से वो लॉन्चर्स हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फतेह की। तो मारक क्षमता अगर इसकी बात की जाए तो 1400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता फतेह की बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान की ओर से किया जा रहा है। ये लॉन्चर्स है, इन लॉन्चर्स को तबाह करने के लिए इजरायल डटा हुआ है। मारक क्षमता की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा 12 मीटर लंबी 350 से 450 किलोग्राम का ये पूरा वजन इसका बताया जाता है लॉन्चर का और इसके साथ साथ में 200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में पूरी तरह से इसकी क्षमता बताई जाती है। खामेनेई की पसंदीदा मिसाइलों में शुमार है सेजिल,
जिस दूसरे मिसाइल का जिक्र हम कर रहे हैं इसका नाम सेजल बताया जा रहा है और ये एक पसंदीदा मिसाइल खामेनेई की भी बताई जा रही है। जो पूरा बेड़ा है उस बेड़े में से एक पसंदीदा मिसाइल ये भी है। इसकी मारक क्षमता लगभग देखिए 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कैसे इस वक्त ईरान कर रहा है इजरायल के खिलाफ इस युद्ध के दौरान भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि मिसाइल को तुरंत लॉन्च किया जा सकता है सेजल को, यानी इसे एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है और यहां तक यह भी बताया जा रहा है। अब देखिए, अब दूसरी तरफ हम बात करें खुर्राम शाहर, यह भी एक मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पूरी तरीके से कामयाब इसे माना जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, दुश्मन के जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके परखच्चे उड़ाने का भी ये मादा रखता है। 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी, 1500 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जाने में पूरी तरह सक्षम है ये। और इसके बाद अब हम दूसरी मिसाइल का भी जिक्र कर लेते हैं। ये मिसाइल है इमाद और इमाद की अगर बात करें तो देखिए 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता बताई जाती है और इसके साथ साथ में MARV तकनीक से ये पूरी तरीके से लैस है और साथ ही इसकी टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट के 500 मीटर अंदर तक पूरी तरह सटीक हमला ये कर सकता है और यही कारण है जिस वजह से इन दोनों मिसाइलों का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है ईरान की ओर से। खामेनेई की ओर से यह डिसीजन लिया गया था कि पहले मिसाइलों का पूरी तरह इस्तेमाल ईरान करेगा और ईरान की ओर से अपनी मिसाइलों को लेकर के कई वीडियोस भी जारी किए जा चुके हैं कि इस वक्त भी उनके पास इतने मिसाइलें खर्च करने के बावजूद भी उनके पास हथियारों का जखीरा है, गोला बारूद है, मिसाइल और टैंक्स भी है। और देखिए, हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान के तौर पर RC वाजपेयी जी, पूर्व एयर मार्शल हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। RC वाजपेयी सर, सवाल ये भी है कि अभी क्योंकि हम परमाणु टेस्टिंग को लेकर के बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी स्थितियों को और ज़्यादा बारीकी से समझना चाहूँगी कि जब हम ईरान और इजराइल दोनों की ओर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मजबूत स्थिति में कौन नज़र आता है? अभी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो? दोनों के पास, जैसा आप बता चुके हैं, कि विनाशकारी मिसाइल्स और दूसरे हथियार हैं और बहुत ही घातक हैं। दोनों के पास ताकत है, इजराइल के पास भी ताकत है, मगर जैसा कि ईरान ने स्वयं अपने को कहा है कि हाँ, हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा मिसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हथियार हैं जी, और हम उसका विनाश कर सकते हैं इसराइल का। मगर इसराइल के साथ में जब अमेरिका आ गया है तो एक बहुत बड़ी शक्ति एक पैदा हो गई है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि दो पहलवानों में जब तक एक पहलवान अपनी हार नहीं मान लेता है, थोड़ी देर पहले ने बताया था कि ईरान को सद्बुद्धि आई और वो बात करने के लिए तैयार है, उनका जो विदेश मंत्री है अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसी बात है, अमेरिका कितना मानता है, कितना नुकसान करना चाहता है, ये तो अभी आगे बताएंगे। परंतु हाँ, अगर सद्बुद्धि आ गई और उसने अपने घुटने टेक दिए कि हाँ अब हम तैयार, क्योंकि जान गया वो कि उसका नष्ट होना बहुत मतलब इमिनेंट है, बहुत ही जल्दी ही उसको नुकसान होगा और अगर नहीं मानता है तो काफ़ी विनाशकारी परिणाम निकलेंगे उसके। और उसके आबादी जो है वो भी आप देख रहे हैं कि भाग रही लोग बाग वहाँ से डर के मारे, क्योंकि उसके जगह जगह पर अड्डे थे, लांचर लगे थे तमाम जगह पर